और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वक्फ को लेकर बंगाल में स्थिति बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में, मालदा में अभी जानकारी मुझे यह मिल रही है कि गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ है। तस्वीर अगर हम दिखाएं, और 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। 10 पुलिस वाले, यह बताया जा रहा है कि 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद में ये वो तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की गाड़ी पर हमला। ये पुलिस की गाड़ी, ये देखिए आप, ये तस्वीरों में देखिए शीशे तोड़े गए हैं, पुलिस की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। यह हाल देखिए क्या कर दिया गया है वहां पर उपद्रवियों द्वारा। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है। उस तरफ तस्वीरें, पुलिस की गाड़ी पर अटैक हुआ है, 10 पुलिस वाले जख्मी हैं, 10। और ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। मालदा में, मुर्शिदाबाद में अब बताया गया कि पुलिस पर अटैक। अच्छा, एक दिखाई, इन तस्वीरों को दिखाइए एक बार। ये तस्वीरें देखिए जहां पुलिस की गाड़ी पर लोग चढ़े, ये देखिए आप, और वहां पर नारेबाजी क्या हुई और पुलिस की गाड़ी पर जो चढ़े वो तस्वीर आप देखिए। ये बंगाल की तस्वीरें हैं। ये पुलिस की गाड़ी पर जो अटैक हुआ वो तस्वीर एक बार दिखाइए, जिस तरह से पुलिस की गाड़ी पर वहां पर उपद्रवी चढ़े, 10 पुलिस वाले जख्मी। ये देखिए, ये वो गाड़ी, ये वो गाड़ी है जहां पर देखिए पत्थर पड़े, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, हथियारों से लैस उपद्रवियों ने हमला किया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। जुमे की नमाज, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज है, नमाजी जो है जुमे की नमाज के बाद वहां पर बंगाल में सड़कों पर निकले, उतरे, उसके बाद हथियार उनके हाथों में, पत्थर, पुलिस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े। पुलिस सुरक्षित नहीं है बंगाल में, सोचिए क्या हालात हो गए वहां पर। और ये देखा, ये तस्वीर, इसकी बात कर रहा था मैं, ये देखिए आप। इनकी हिम्मत देखिए आप, इन उपद्रवियों को हिम्मत कहां से मिल रही है। सवाल यह है कि पुलिस की गाड़ी पर हमला, पुलिस वालों पर हमला, 10 पुलिस वाले जख्मी। इनकी हिम्मत, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं। संसद द्वारा पारित कानून का विरोध, कानून तोड़कर, कानून अपने हाथ में लेकर। लेकिन साहब, तस्वीरें चूंकि बंगाल की है तो किससे शिकायत कीजिएगा। जब राज्य की, सूबे की मुख्यमंत्री ये कहें कि हम लागू नहीं होने देंगे, उनके मंत्री कहें कि ममता बनर्जी ये तस्वीरें देखकर खुश हैं, जिस तरह से लोग सड़कों पर। और ये देखिए, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। बताया गया कहीं रेल भी रोक दी गई है, ये भी खबर आई थी कि कहीं ट्रेन रोक दी गई। आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी। बंगाल में कुछ खतरनाक हो रहा है वक्फ को लेकर। पूरा देश जो है लगभग शांतिपूर्ण तरीके से, प्रदर्शन का अधिकार है, पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर शांति है, लेकिन बंगाल हाथ से निकल रहा है। ममता बनर्जी, ये देखिए आप, पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ, 10 पुलिस वाले जख्मी हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी बंगाल के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों का जो खून गर्म कर दिया वक्फ कानून ने, चक्का जाम करके कोलकाता ठप कर सकते हैं। भीड़ देखकर ममता बनर्जी खुश हैं, वक्फ को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे ममता बनर्जी। ये देखिए, क्या इन तस्वीरों को देखकर ममता बनर्जी खुश हैं? 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए, 10। जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने जब वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस वालों को साफ बताया जा रहा है दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, गाड़ियां तोड़ डाली हैं, 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। पुलिस पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर कोई एक्शन नहीं होगा, यह भी बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। प्रॉपर्टी के लेके आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी
बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। वक्त पर तो बैठ गए थे, कुंडली मार के मतवल्ली बेच रहे थे, 12,000 में 5 स्टार को दे रहे थे, पूरा डाक बंगला चौराहा पटना का बेच दिया इन लोगों ने। रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान में ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? सब सीरिया अफगानिस्तान से तुलना की जा रही है, सीरिया अफगानिस्तान से, ये बंगाल के हालात है। लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद आज भारत में जानते हैं पहली जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज शुक्रवार का दिन। इस मौके पर आज ऑल इंडिया MIM, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और कई दूसरे मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। पहले से तैयारी थी, इनको आप जानते हैं, इनका चेहरा वारिस पठान, हाथों पर काली पट्टी बांधी हुई थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे। जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद इस तरह से प्रदर्शन की पूरी तैयारी थी। कई जगह मुसलमान भाई काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे। लखनऊ से लेकर जयपुर, कोलकाता से लेकर मुंबई तक एक ही बात कही गई, मोदी सरकार ने जैसे कृषि बिल वापस लिया, यह वक्फ कानून वापस लेना पड़ेगा। यह वार्निंग दी जा रही है। यह भी कहा गया साहब कि शाहबानो केस में जैसे राजीव सरकार को झुका दिया, वैसे ही मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ठीक, वक्फ कानून के खिलाफ इन विरोध प्रदर्शनों की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर दो जगह से आई। सबसे हैरान ये तस्वीर देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। वो देखिए, वो हानिया नसरल्ला, वो आतंकवादी, उनकी तस्वीरें। उस तरफ देखिएगा, उस तरफ ये जो 3 चेहरे हैं, इनको इजराइल ने मारा और ये आतंकवादी, हमास की एंट्री हो गई। ये वक्फ का विरोध, मतलब पहली तो कोलकाता से जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो वक्फ, जो पहली तस्वीर है, इसमें बीजेपी ने वीडियो जारी करके बताया कि इस बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई हिंदुओं से लड़ाई में बदल गई। अब वहां बस से भगवा झंडे उतरवाए जा रहे हैं। बंगाल में अलग ही खेल चल रहा है। हिंदुओं मंदिर पर हमले हो रहे हैं, हिंदू गाड़ियों पर टारगेटिंग हो रही है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। दूसरी चौंका देने वाली तस्वीर जो उस तरफ है, उसको देखकर आप माथा पकड़ लेंगे, हैरान हो जाएंगे। लखनऊ में हुआ ये, हमास की एंट्री, वक्फ कानून। अब हमास वक्फ जो है कानून वापस कराएगा क्या? इनको हमास से उम्मीद है। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनों के बीच वो तस्वीर देखिए, दुनिया के सबसे खतरनाक खूंखार आतंकवादी संगठन हमास के नेताओं की तस्वीरें। हमास के मारे गए आतंकी, वो नसरल्ला, वो आतंकवादी नसरल्ला मर गया, हानिया। लेकिन नसरल्ला प्रेमी और जो है हानिया प्रेमी, ये बंगाल ने यूपी वाली तस्वीर दिखाई है, उन तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों आतंकवादी जो मैं दिखा रहा था इजराइल के हमलों में, ये उस तरफ मारे जा चुके हैं। दुनिया भर के कट्टरपंथी इन्हें अपना हीरो मानते हैं, नसरल्ला, हानिया। लेकिन भारत में नसरल्ला प्रेमी गैंग, भारत में हानिया, हमास प्रेमी, ये वक्फ, मतलब सवाल है ना साहब कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आंदोलन में हमास जैसे, ये हमास के, ये वक्फ के खिलाफ आंदोलन है, कानून के खिलाफ। आपको अधिकार है, आप करिए। लेकिन ये चेहरे हानिया, नसरल्ला, ये आतंकवादी। कानून भारत का, मुस्लिम भाई भारत के, विरोध प्रदर्शन भारत में, कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हमास के आतंकी क्यों? इन तस्वीरों से कुछ लोगों को इस सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि क्या अब कुछ लोग वक्फ कानून की वापसी के लिए हमास की मदद मांग रहे हैं क्या? इससे पहले वक्फ के विरोध के नाम पर फिलिस्तीन के झंडे भी दिखाई दिए थे। आप विरोध करिए ना साहब, कौन है जानते हैं हमास कौन? 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमला करके सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया था इस आतंकवादी संगठन ने। नवजात बच्चों को जिंदा अवन में भून दिया था, अगवा बेटियों से महीनों तक रेप, गैंगरेप किया, बुजुर्गों को जिंदा जला दिया था। वही हमास जो कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए, कौन है हमास? कौन? यह हमास जो भारत के टुकड़े टुकड़े के सपने देखता है, कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए लश्कर से हाथ मिलाता है, दिल्ली में खून खराबा करने के लिए पीओके में टेरर कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुका है, वो हमास। ये देखिए, ये हमास का पोस्टर लेकर साहब हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ ये ऐलाने जंग नहीं है क्या? भारत के टुकड़े टुकड़े करने के ऐलान में पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ दे चुका हमास, उसका पोस्टर हाथ में, पीओके में लश्कर के आतंकवादी कह चुके हैं कि हमास इजराइल के बाद अब भारत से भी लड़ने के लिए तैयार है। सोच कर देखिए साहब, जो आतंकवादी संगठन हमास भारत से लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसके भरोसे भारत के कानून से लड़ेंगे कुछ लोग। अब यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर, आंखें खोल देने वाली तस्वीर है। उसके नेताओं के पोस्टर वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में दिखाई दे रहे हैं। यह बात पूरे देश को चिंता में डाल देने वाली है, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले संगठन और मुस्लिम नेताओं ने भी इस तस्वीर को लेकर कुछ नहीं कहा। चुप्पी, सन्नाटा, फेविकोल खाकर बैठ जाते हैं ऐसे लोग। ये लोग फेविकोल खाकर बैठ जाते हैं, इस पर नहीं बोलेंगे ये।
अभी तक सरकार का भी आतंकवादियों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने कहा है साहब कि जो विरोध के नाम पर हमास हिजबुल्लाह के पोस्टर उठाएगा वो जेल जाएगा। सुनिए। प्रोटेस्ट करेंगे वक्फ का और हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर लहराएंगे। ये कौन सी जाहिलियत भरी मानसिकता है? आतंक का समर्थन, हिंसा का समर्थन ये भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में पुलिस को, प्रशासन को बहुत चिन्हित करके ऐसे लोगों के साथ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंसा के रहनुमाओं को अपना रहनुमा मान रहे हैं, हिंसा करने वालों को अपना नायक घोषित कर रहे हैं। चलिए, यहां हमास और वक्त पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर सबसे ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें बंगाल की तस्वीरें डालिए साहब आप। बंगाल की तस्वीरें। मुर्शिदाबाद में पुलिस पर हमला हुआ, ये देखिए आप। पत्थरबाजी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया साहब कि वक्फ विरोध प्रदर्शनों के नाम पर भगवान हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ विरोधी प्रदर्शन हिंदू विरोधी हो गया बंगाल के अंदर, ये देखिए आप। बीजेपी ने कई वीडियो भी जारी किए इसी को लेकर। ये नया वीडियो कोलकाता का है। बीजेपी का दावा है कि वक्फ कानून के विरोध के दौरान भीड़ ने एक बस ड्राइवर को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बस पर लगे भगवा झंडे को उतार दे। भगवा झंडा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, भारत में भगवा नहीं चलेगा क्या? कोलकाता की बात हो रही है। भीड़ के दबाव में ड्राइवर को भगवा झंडा हटाते तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये एक वीडियो नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि अपवाद होगा। कई इस तरह की वीडियो सामने आए हैं। इस तस्वीर, अच्छा ये वो तस्वीर, इस तस्वीर को ये बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी का दावा है ये जो गाड़ियों को चुन चुन कर, जिनके मालिक हिंदू हैं, हिंदू गाड़ियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये बंगाल की तस्वीर, ये बंगाल की हकीकत है। पश्चिम बंगाल की जहां वक्फ विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सिर्फ ये नहीं, और तस्वीर मंदिरों पर पथराव, मंदिर पर पथराव। बीजेपी जो दावा कर रही है हिंदू जो गाड़ी जिनके ओनर हिंदू हैं उन पर अटैक, भगवा झंडा, यही वजह है साहब। ये देखिए आप दो तस्वीरें, मंदिर में तोड़फोड़ और हिंदू गाड़ी पर हमला। हिंदू गाड़ी इसलिए क्योंकि बीजेपी का ऐसा दावा है कि वहां पर उन गाड़ियों को टारगेटेड अटैक हो रहा है जो हिंदू जिनके ओनर है। पश्चिम बंगाल में वक्फ के बिल के खिलाफ प्रदर्शन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले बंगाल में कई वक्फ विरोधी प्रदर्शनों में जबरदस्त हिंसा हो चुकी है। ममता के मंत्री धमकी भरे लहजे में कह चुके हैं कि वक्फ कानून ने मुसलमानों का खून गर्म कर दिया। एक बार बयान सुना सकते हैं हम इसको लेकर? जितने बयान अब तक सामने आए हैं एक बार सुनाइए क्या क्या बयान है इसको लेकर। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके। आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন এসেছিল এক্ষুনি, এসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर न्यूज 18 के जरिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में ना आए। ये आपके हित में है, अच्छी नीयत से लाया गया है। और जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने सारे गुनाह को छुपाने के लिए वक्फ एक्ट पर मुसलमानों को भड़का रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी हो। 10 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं, 10 पुलिस वाले। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बादल भाई खुश हैं अब आप लोग? मतलब खुश है, मैं क्या स्वागत करूं? ये स्वागत करने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं आप बंगाल से मेरे को। ये उपद्रवी आउट ऑफ कंट्रोल खुश हैं, यही चाह रहे थे। ममता बनर्जी तो शायद खुद खुश हो रही थी तस्वीरें देखकर। आप ही के एक मंत्री जी ने बताया, एक आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ कानून ने मुसलमानों का खून गर्म कर दिया है। खुश हैं अब? मुझे सवाल करना और सवाल को लेके एक दूसरी तरफ से टिप्पणी करना ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए, ये जो गाड़ी आप दिखा रहे, एक सभा, एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के अंदर वो विक्षोभ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके अंदर से एक गाड़ी जबरदस्ती जाना कोई जरूरत था? लेकिन वो जो हुआ, गलती पुलिस वालों की है। पुलिस की गाड़ी क्यों आई? इसलिए तोड़ दिया। यहां पर बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं दंगाइयों को। गलती गाड़ी की है, वो उस रास्ते पर क्यों आई? फिर आगे आगे कहेंगे फिर उस गली में क्यों आई? फिर आगे आगे कहेंगे उस मस्जिद के आगे से क्यों गई? नो सर, ऐसा मत कीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन जो घटना हुआ, जो गाड़ी के तोड़फोड़ किया, ये निंदनीय घटना है। 10 पुलिस वाले जख्मी हैं बादल जी। उसके ऊपर जिन्होंने किया उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। और ये निंदनीय घटना, जहां बात है जंगीपुर का घटना, और जो फ्लैग का फ्लैग जो दिखा रहा है,
जो गिरुआ जो भगवा जो फ्लैग जो बास से उतार रहे, आप बताइए रामनवमी दिन कलकत्ते के ऊपर आसपास में भाजपा का कोई कर्मी नहीं है, ना आरएसएस का कोई है, कुछ लोग है, लेकिन बाहर से जिला से, बाहर से प्रदेश से जो लोग बास के अंदर से गाड़ी लोग लेके यहाँ पर रामनवमी के जो जुलूस अपना निकाला, जो शोभा यात्रा निकाला, उसके बाद 5-6 दिन हो गया, आपको प्लाट खुलने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन सबको पता है बंगाल में कोलकाता को क्लीन रखने का, कोलकाता को साफ सफाई रखने के लिए आपको बादल जी अपनी मुझे बताइए, बादल देवनाथ छोड़ दीजिए सारी बातें, कितने अरेस्ट हुए? पुलिस को दौड़ा, एक मिनट रुकिए, पुलिस को दौड़ा कर मारा गया, पुलिस को दौड़ा कर पीटा गया, 10 पुलिस वाले जख्मी हैं, कितने अरेस्ट हुए? चेहरे दिख रहे हैं सबके, सारे दंगाइयों उपद्रवियों के, कितने अरेस्ट हुए? नंबर दीजिए मेरे को। सुनिए मुर्शिदाबाद शहर, आज जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी वो मैंने भी सुना है और इसके ऊपर भी डिबेट भी किया और आपका चैनल भी डिबेट छोड़िए, कितने अरेस्ट हुए? चेहरे दिख रहे हैं ना सबके, वो दिखाइए पुलिस पर हमले वाली तस्वीरें, इनको दिखाइए, कितने अरेस्ट हुए? लेकिन प्लीज सर, प्लीज बोलने दीजिए सर। नहीं बोलिए ना, कितने अरेस्ट हुए बताइए ना मेरे को। आप पहले बोलने दीजिए, पहले बोल। जोगीपुर में जो घटना हुआ, मुर्शिदाबाद के जो फरक्का इलाके में जो घटना घटी है, ये बिल्कुल गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके ऊपर कार्रवाई होगा। और आज जो घटना घटी, काल भी कितनों को गिरफ्तार किया बादल देवनाथ? ममता बनर्जी कह रही है कि लागू नहीं होने देंगे, आपके मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों का खून गर्म कर दिया, एक मंत्री कहते हैं कि ममता बनर्जी खुश है, एक मंत्री कहते हैं कि चक्का जाम करके कोलकाता ठप कर सकते हैं, पुलिस वालों पर हमला, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, 10 पुलिस वाले जख्मी। नहीं समझ रहा आपसे बंगाल, आपके हाथ से निकल रहा बंगाल। अमन जी मैं आपको करूं, 1903 साल, उसके बाद 1913, 1954, उसके बाद वक्फ बोर्ड जब हुआ, वक्फ बोर्ड में मैं कह रहा हूं, छोड़िए ना वक्फ की बात, मैं वक्फ के मेरिट पर जा ही नहीं रहा हूं। ये दंगाइयों की हिम्मत कैसे बढ़ रही है इतनी? जो लोग संपत्ति को दान में दिया, एक चिकित्सा के लिए, कोई स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जो दान किया, उस जमीन को आपको लेने का क्या जरूरत है? अरे अब तो हो गया चैप्टर क्लोज, संसद से पास हो गया कानून, चीखने गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा बादल जी, गरजने से कुछ नहीं होगा बादल देवनाथ, गरजने से कुछ नहीं होगा, संसद ने पास किया कानून, मानना पड़ेगा। ले सकते हैं, आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास आका है, आप बिल पास कर दिया। रोहन मेरे को नहीं मतलब सर, मेरे को नहीं मतलब, मुझे बादल देवनाथ, ये अगर किसी और राज्य की तस्वीरें होती तो आप लोग राज्य के सूबे के सीएम का इस्तीफा मांग रहे होते। रोहन गुप्ता आप बोलेंगे, हो गया बादल, एक मिनट बादल जी, बादल बस कम गर्जिए। रोहन गुप्ता, ये क्या है? ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है अमन जी। अगर ये इसे चुप रहिए, आपने सुन लिया, अभी आप सुनिए, बादल जी बंद, आप बीच में मत बोलिए, हो चुका आप बोलेंगे, बीच में मत बोलिए। रोहन आप बोलिए। देखिए ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है पूरे देश में। क्यों सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है? क्योंकि चाहती है वहां की सरकार, वहां के जो मंत्री का बयान आपने दिखाया, लोगों को उकसाने का बयान है, पूरे देश में ये कानून लागू हुआ है, सारे मुस्लिम भाई बहनों ने उसको स्वीकार किया, इनको ही क्यों आपत्ति? क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है, उनको अपनी दुकान चलानी है। सिर्फ बंगाल में अगर ये चीज हो रही है, इस बात का सबूत है, ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये स्टेट प्रायोजित हो रहा है, पुलिस के ऊपर हमला होना। अरे आप कौन से संविधान की रक्षा की बात करें? अगर संसद में जो बिल पारित होता है, सबको उसका रिस्पेक्ट करना है, विरोध का आपका अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध करिए, कोई नहीं रोकता। पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करना, पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करना, ये कैसा लाइसेंस है? ये तो जंगलराज हो गया। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति में आप देश के संविधान को भी पीछे छोड़ दिए, आपने देश की संविधान को, देश की संसद का, सबका अपमान किया। क्या लाइसेंस दे रखा है आपको? आप बोल रहे हैं कि पूरे देश को आप नहीं समझा पाए। 10 घंटे की चर्चा हुई संसद में, सब लोग कन्विंस हो गए, सारे मुस्लिम भाई बहन समझ गए कि उनकी जमीन लेने का कानून नहीं है, उनके साथ आज तक जो 65 साल में घोटाला हुआ उसका अधिकार दिलाने का कानून है। फिर भी आपको शर्म नहीं आती? तुष्टीकरण के चलते आप देश की जनता को, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलेंगे आप बादल देवनाथ, जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलेंगे। यहाँ डिबेट में ये आचरण नहीं चलेगा जो सड़कों पर चल रहा है बंगाल की। या ये वहां गुंडागर्दी चलेगी, या नहीं चलेगी? रुक जाइए, अपनी टर्न पर बोलिएगा आप। लेट हिम कंप्लीट। रोहन गुप्ता आप कंप्लीट करिए। मेरा आपसे सवाल है रोहन, इन लोगों से नहीं संभल रहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? 10 पुलिस वाले जख्मी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा वाले हालात है वहां पर। पूरा देश शांत है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है।
बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जब तक ये इच्छा शक्ति है राज्य सरकार की, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के बनाया है, उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उकसाने का काम करें। पूरे देश में जुम्मे की नमाज थी, सबने शांतिपूर्ण तरीके से जहां जहां हुआ विरोध किया। ये क्या तरीका है? आपको किसने लाइसेंस दे दिया? क्या पुलिस की गाड़ी को चलाएंगे, पुलिस कर्मियों पर हमला करेंगे? क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये बांग्लादेश है? ये भारत देश है जहां संविधान सबसे ऊपर है। और यही इंडी गठबंधन जो संविधान की कसमें खा खा के सत्ता की दुकान अपनी चला रहा है। आपको शर्म नहीं आती है? आपने कहा वक्त बोर्ड, पूरे देश ने 8 घंटे तक चर्चा अमन जी सुनी, पूरे संसद में सबने अपनी पक्ष रखा। एक भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि वक्त जो संशोधन कानून है वो कैसे मुसलमान के खिलाफ है। एक तर्क नहीं दे पाए। हवा पानी कर रहे, जमीन ले जाएगा। अरे कौन जमीन ले जाएंगे? जो जमीन आपने जो चंद मुट्ठी पर ताकतों को दी है, वो जमीन कॉमन मुस्लिम को वापस दिलाने का कानून है। ये पूरे देश के मुसलमान समझ गए। पर आपको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये बंगाल को जलाने का आपने जो षड्यंत्र किया है, बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बादल देवनाथ, जब ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं कि वक्फ कानून ने मुसलमानों का खून गर्म कर दिया है, जब ममता के मंत्री कहते हैं चक्का जाम करके कोलकाता ठप कर सकते हैं, जब ममता के मंत्री कहते हैं कि भीड़ देखकर सीएम ममता बनर्जी खुश हैं, ये नीचे जो तस्वीर चल रही है, ममता बनर्जी खुश हैं? ये दंगाइयों उपद्रवियों का हमला देखकर खुश हैं वो? अमन जी पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूरे देश के अंदर फिर जहां पर आरएसएस का जन्म हुआ नागपुर में 1925, अब बताइए जहां नागपुर में भी रामनवमी का जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, कोई हथियार लेके निकलता है? नागपुर में, खुद नागपुर पे हथियार लेके कोई रामनवमी का जुलूस कहां से आ गया? ये तो वक्फ के विरोधी है ना, ये दंगाई है, ये उपद्रवी है। बंगाल में मंदिर पर हमला, क्या जरूरत है? बंगाल में रामनवमी के दिन जुलूस शोभा यात्रा में हथियार लेके घूमने का क्या जरूरत है? नागपुर में होता है। अरे ये कौन से हथियार? ये पुलिस वाले तो हथियार रखेंगे, उनको क्यों मारा? जी मोहन बादल जी क्या बोल रहे हैं समझ आ रहा है? पुलिस वाले तो हथियार रखेंगे, वो तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं। जीजे चला के घूमते हैं रामनवमी के दिन? नहीं। अमन जी इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनकी मजबूरी है। बादल देवनाथ, ये आए बाएं मत बोलिए। बादल देवनाथ, पुलिस वालों पर हमला क्यों हुआ? पुलिस के हाथ में तो भाई लाइसेंस गन होगी ना, वो तो पुलिस ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, उनको क्यों मारा? मैं आपका जो मंत्री का बात किया, मैं आपको उसके बारे में जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। वो जो प्रदर्शन था वो जमायत उलेमा हिंद का था, तृणमूल का नहीं था। ये अच्छा टीएमसी का नहीं, सरकार किसकी है? सरकार जमीयत उलेमा हिंद की है। सरकार जमीयत की है, टीएमसी की है? नहीं, सरकार का नहीं है। एक संगठन का मीटिंग था, विरोध प्रदर्शन था, उस संगठन का सभापति जमाल सिद्दीकुल्लाह चौधरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मिनट बादल देवनाथ, तो फिर एक काम कर दीजिए, बस बोल दीजिए ये सारे दंगाई हैं, बस इतना एक शब्द बोल दीजिए, मुझे लगेगा आप इसको जस्टिफाई नहीं करते। सारे दंगाई हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, बोलिए दंगाई हैं, ये है हिम्मत? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। नहीं क्यों नहीं? नहीं, ये फिर शांति दूत है। ये चलिए फिर शांति दूत है। 3.5 करोड़ लोग मुस्लिम हैं, ये शांति दूत है। मैं मुसलमानों की बातें नहीं कर रहा, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं। इनका कोई धर्म नहीं है, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, 10 पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा, पीटा। सबको लेके चलना पड़ता है बंगाल में। ममता दीदी को 10.5 लोगों को लेके, ये बंगाल का कल्चर है। किसका कल्चर है? बंगाल का कल्चर ना मुझे मत समझाइए। बंगाल का कल्चर अपराधियों का धर्म देखना नहीं होता। ये तो दंगाइयों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। जिन्होंने जवाब जी, ये दंगाइयां आया ना, ये दंगाइयां आया ना। प्लीज सर, मैं एक सवाल कर रहा हूं, आपको जवाब दीजिए। जहां पर वक्फ संपत्ति को घोटाला हुआ, आप वहां पर सीबीआई, मैं तो वक्फ पे डिबेट ही नहीं करूंगा सर। वो हो गई संसद में, वक्फ कानून पास हो गया, मैं तो डिबेट ही नहीं करूंगा उस पर। हो गया जो होना था। आपको रोना है रोइए, वो तो हो गया, कानून बन गया। रोहन, मेरा आखिरी सवाल आपसे। रोहन, बादल हो गया बादल जी हो गया। आपके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑप्शंस ओपन हैं जो बंगाल में? ये देखिए आप क्या हो रहा है नीचे साहब, मुझे तो तस्वीरें हैरान। हिंसा, ये आगजनी हो रही है, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस वालों पर हमला। ये बंगाल, मैं कह रहा हूं मुस्लिम बहुल कश्मीर में, कश्मीर शांत है, बंगाल अशांत है। और एक बात सर, कश्मीर से बोलिए रोहन गुप्ता, एक मिनट आप बोलिए रोहन जी। देखिए अमन जी, एक कहावत है कि जब सैया बहे कोतवाल तब डर काहेगा। इन्होंने कहा किसी संगठन का प्रदर्शन है, उनको इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि पुलिस के साथ पथराव करे, पुलिस कर्मियों को घायल की हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत वहीं से आती है कि अपनी सरकार है, करिया राजकता, कोई रोकने वाला नहीं है।
बात संविधान की है। अरे कोई संविधान नहीं है पश्चिम बंगाल में, हम जो चाहेंगे वो हिंसक प्रदर्शन करेंगे, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। ये क्या तरीका है? किसने लाइसेंस दे दिया? ये इच्छा शक्ति है, ये चाहती है सरकार के ये हो। सौंप दिया बड़ी इन्होंने खबर आ रही है, राज्य, एक मिनट, उपद्रवियों को सौंप दिया है। ममता ने राज्य जिहादियों को सौंप दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बंगाल जिहादियों के हाथ में दे दिया गया है। बयान सुना सकते हैं, सुकांत मजूमदार उनका बयान हम सुनाएंगे, लेकिन जिहादियों के हाथ में चला गया बंगाल। बताइए साहब, बताइए बादल जी गर्जिए, जिहादियों के हाथ में चला गया है। इसको कहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सेंट्रल मिनिस्टर और अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, इसको कहते हैं भड़काऊ भाषण। और ये उत्तर प्रदेश नहीं है, इनकाउंटर करके उन लोगों को मार दिया जाएगा, हत्या किया जाएगा। ये बंगाल है। सुनिए बयान आ गया, ये भड़काऊ है, खून गर्म हो गया, भड़काऊ थोड़ी ना होता है। जब आपके मंत्री, जब ममता के मंत्री कहते हैं कि कानून ने मुसलमानों का खून गर्म कर दिया, ये तो शांत करने वाला होता है, बहुत ही शांत करने वाला बयान होता है। सुनाइए एक बार सुकांत मजूमदार को, सुनाइए एक बार, सुनाइए क्या कुछ कहा है उन्होंने। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में। बीएसएफ फ्लैग मार्च कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है साहब, बहुत बड़ी खबर हो गई है। बीएसएफ का फ्लैग मार्च मुर्शिदाबाद में। सिचुएशन, हालात वाकई आउट ऑफ कंट्रोल है बंगाल में। रोहन मेरे साथ हैं लगातार, बादल देवनाथ है टीएमसी से, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंसा के बाद बीएसएफ का फ्लैग मार्च, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। रोहन जी, आउट ऑफ कंट्रोल, 10 पुलिस वाले जख्मी, आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा, बंगाल हाथ से निकल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं और जिस प्रकार से वहां की सरकार मुख होकर, मुझे लगता है कहीं न कहीं इनका मुख सपोर्ट है इन चीजों को, और जो उपद्रवियों को पावर मिलता है ये पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल में क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है ये। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो शांतिपूर्ण तरीके से कई जगह पे विरोध हुआ, आज वही बंगाल में जो आगजनी हो रही है। आप चाहते हैं, उनके मंत्री का स्टेटमेंट आया कि ममता बनर्जी भीड़ होकर खुश होती है, ये क्या तरीका है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश में? मुझे लगता है अमन जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी को रख रहा है कि अब सत्ता नहीं बचने वाली है, वो इस बिल का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता बचाने की, मुझे लगता है षड्यंत्र है, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ठीक है बादल देवनाथ, आखिरी कमेंट। ऐसा नहीं लग रहा आप लोग आग से खेल रहे हैं? हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर आप लोग भी नहीं संभाल पाएंगे जब हालात ऐसे हो जाएंगे। आग से खेल रहे हैं आप लोग। कर सकता है कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन हिंसा करना, आग जलाना कोई भी समर्थन नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा, ममता दीदी तो बोलिए दंगाई है ये, लेकिन बोलिए दंगाई है ये। बीएसएफ जो वहां पर जा रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये देश का बात है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, पूरे संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा करना, ये भी अच्छा नहीं। खैर छोड़िए, वो वक्त पर मैं बहस कर ही नहीं रहा, वक्त पर मैं बहस कर ही नहीं रहा, आप लोगों से हो नहीं रहा है। बीएसएफ को कंट्रोल, बीएसएफ, बोलिए रोहन जल्दी से, 30 सेकंड रोहन। ये देखिए, इनकी मानसिकता देखिए कि आप इसका कंडेम करने के लिए बोल रहे हैं, उसका लॉजिक दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का इसीलिए ये कर रहे हैं। अब जब इसके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, आप क्या अपेक्षा रखेंगे? यही सरकार का मैसेज है कि ये हो रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड की ममता जी खुश हो रही है तो ये भी खुशी होगा ना, ममता बनर्जी खुश हो रही है। शुक्रिया रोहन आपका। बादल देवनाथ आपका। इस बीच तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर मुझे मिल रही है। फांसी पर लटका दो तहव्वुर हुसैन राणा को, आदित्य ठाकरे ने यह मांग कर दी है। बड़ी खबर है, आदित्य ठाकरे ने तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा साहब कि आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा को मुंबई के चौराहे पर सार्वजनिक फांसी दे देनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि तहव्वुर हुसैन राणा को ठीक उसी जगह पर फांसी देनी चाहिए जहां पर 26/11 का हमला हुआ था। जहां 26/11 हुआ वहीं लटका दो तहव्वुर हुसैन राणा को। अब बात तहव्वुर हुसैन राणा की, एक बार सुना दीजिए पहले। अगर ये तो वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस ने भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वहीं उसी इलाके में फांसी दी जाए। चुनाव से पहले
राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। ये मतलब नहीं कि भाई हमारी सरकार नहीं थी, आपके टाइम में घटना घटित हम कुछ करेंगे नहीं, तो ये सिस्टम है, सिस्टम करता है। अब इसका क्रेडिट लेना है तो बचपने की बात है। थोड़ा ना कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कन्हैया कुमार उस पर ध्यान देंगे और अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे। सभी स्टेप्स जरूरी होते हैं प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में, तो जिसका जो श्रेय बनता है उसको वो श्रेय जाना चाहिए। बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का सबसे बड़ा हैंडलर, जो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता था, तहव्वुर हुसैन राणा, जिसने 26/11 मुंबई हमले पर कहा था कि भारतीय इस तरह के हमले के लायक हैं, हिंदुस्तानी यही डिजर्व करता है। किसने कहा? ये तहव्वुर हुसैन राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा था। यह अमेरिका ने बताया कि तहव्वुर हुसैन राणा ने 26/11 के बाद हेडली से बातचीत में कहा, जब कॉल इंटरसेप्ट हुई, ऐसा अमेरिका का दावा कि हिंदुस्तान यही डिजर्व करता है। यह खूंखार आतंकवादी, हिंदुस्तान से जंग छेड़ने वाला आतंकवादी, डरपोक कायर आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा, मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी अजमल आमिर कसाब समेत 26/11 के सभी 10 आतंकवादियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान दिलाना चाहता था। जानते हैं, उस आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर देश की जीत का जश्न मनाने की बजाय हम यहां आपस में लड़ रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पर भारत में जंग छिड़ गई है अलग तरीके से। जंग तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का क्रेडिट लेने की। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं साहब, जिससे आपको लगेगा कि तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण देश और मुंबई को इंसाफ से ज्यादा राजनीति के लिए जरूरी है। सबसे चौंकाने वाला बयान राहुल गांधी के करीबी है ना, कन्हैया कुमार, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण बीजेपी की चाल है। कोई समझाए इनको, बताए इनको, विदेश नीति का मामला नहीं पता हो तो चुप रहना चाहिए। यह बीजेपी की चाल है। यह प्रत्यर्पण, तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण बीजेपी की चाल है और वक्फ जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये इनका ज्ञान है। दूसरा चौंकाने वाला बयान कांग्रेस के एक और नेता पृथ्वीराज चौहान ने कल दिया था। वो मैंने आपको बताया कि तहव्वुर हुसैन राणा को उसका न्यायिक हक मिलना चाहिए। कंगारू कोर्ट नहीं, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। जैसे कसाब को सारे लीगल राइट्स मिले थे, वैसे ही इसको भी मिलने चाहिए। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर राजा वाडिंग ने कल कहा था कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर सीना चौड़ा करने जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के ही एक और नेता हैं विजय वेडेट्टीवार, उन्होंने कहा है साहब कि मोदी सरकार तहव्वुर हुसैन राणा को चुनावी फायदे के लिए भारत लाई है। वो बिहार चुनाव से जोड़ दिया है तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को। सवाल यह है कि तहव्वुर हुसैन राणा जैसे आतंकवादी के प्रत्यर्पण पर क्या इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या आप सोच कर देखिए, किसी आतंकवादी के प्रत्यर्पण या सजा अब यह सोचकर होनी चाहिए कि देश कहीं ना कहीं देश के किसी राज्य में चुनाव है तो फिर अभी फांसी नहीं हो या उस पर इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस की इसको बिहार चुनाव से जोड़ रही है कि बिहार चुनाव से पहले इसको लटका दिया जाएगा, फिर बिहार चुनाव से पहले इसका डंका पीटा जाएगा और इसके प्रत्यर्पण का बिहार चुनाव से कनेक्शन है, यह साबित करने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है साहब कि आतंकवादियों पर कार्रवाई अब देश में चुनाव देखकर होगी क्या? आप जानते हैं 1993 मुंबई बम धमाकों का दोषी आतंकवादी अबू सलेम का प्रत्यर्पण कब हुआ था? तब कोई चुनाव नहीं था क्या? वैसे तो ये चीज बताने वाली है नहीं साहब, क्योंकि चुनाव का लेना देना नहीं होता है आतंकवादियों से, गैंगस्टर्स से, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। लेकिन कब हुआ था अबू सलेम का प्रत्यर्पण? 2005। ध्यान देने वाली बात है, तब भी उस वक्त बिहार में चुनाव थे। अगले ही साल मार्च 2006 में पश्चिम बंगाल में चुनाव थे।
तो क्या कांग्रेस अबू सलेम का प्रत्यर्पण क्या चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस ने किया था? यह सवाल क्या पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब आज पूछा जा रहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण बिहार चुनाव के वक्त उसको लटकाया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी, इस तरह के बयान बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या अबू सलेम का प्रत्यर्पण उस वक्त बिहार चुनाव के चक्कर में किया गया था या बंगाल चुनाव देखकर अबू सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था क्या? इसके अलावा 21 नवंबर 2012 को जब मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी ना, ये सब तथ्य मैं उनके लिए बता रहा हूं जो इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। जब 21 नवंबर 2012 को मुंबई हमले के दोषी कसाब को फांसी पर लटकाया गया था, उस समय भी देश में नवंबर 2012 से लेकर मार्च तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। सवाल उठे थे क्या कि कसाब को चुनावी फायदे के लिए लटका दिया, फांसी दी जा रही है, या कसाब को फांसी कांग्रेस की चाल थी क्या? आज बीजेपी की चाल बता रहे कन्हैया कुमार, उसका प्रत्यर्पण। तो कसाब को फांसी क्या कांग्रेस की चाल थी क्योंकि तब राज्य में चुनाव? अबू सलेम का प्रत्यर्पण क्या चाल थी कांग्रेस की क्योंकि तब थे चुनाव? तब भी बिहार में और अगले साल बंगाल में थे। लेकिन अब तहव्वुर के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस के नेता इसे चुनावी चाल बता रहे हैं। हैरान हो जाएंगे आप, माथा पकड़ लेंगे बयान सुनने के बाद। सुनिए। थोड़ा ना कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर। अगर एनआईए जिसे हमने मुकदमा सौंपा था यूपीए सरकार के टाइम, क्योंकि ये बड़ी आतंकवादी घटना थी, तो एक स्टेट में सिर्फ ये इसका अंजाम नहीं था, इसे पूरे देश भर में इसके सारे फैले थे, तो इसलिए एनआईए को दिया गया। एनआईए को जांच कर रही है, एनआईए आगे मुकदमा बढ़ाएगी। आपको बता दें, पाकिस्तानी मूल के कनाडियाई डॉक्टर, पाकिस्तान में आर्मी में डॉक्टर था तहव्वुर हुसैन राणा, आतंकवादी। ये डॉक्टर, कट्टर डॉक्टर तहव्वुर हुसैन राणा को भारत से कितनी नफरत है ना। अब सुनिए, यह बात आप उसके एक बयान से समझ सकते हैं जिसमें मैंने शुरुआत की थी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पण के साथ ही अमेरिकी न्याय विभाग ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके मुताबिक मुंबई हमलों के बाद तहव्वुर हुसैन राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से क्या कहा था? यह कहा था कि भारतीय इस हमले को डिजर्व करते हैं। राणा और हेडली के बीच, ये देखिए आप, तहव्वुर हुसैन राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा भारतीय इस हमले को डिजर्व करते हैं। वैसे 26/11 को आरएसएस की साजिश या 26/11 को हिंदुत्ववादी साजिश साबित करने वालों के लिए ये थोड़ी पीड़ादायक खबर हो सकती है। उनकी पोल अमेरिका ने खोल दी क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा डेविड कोलमैन हेडली से कह रहा है, पाकिस्तानी तहव्वुर हुसैन राणा, कि भारतीय ये सब डिजर्व करते हैं। यहां पर 26/11 को आरएसएस की साजिश और हिंदुत्ववादी साजिश जो लोग बता रहे थे उनके लिए झटका है। हेडली के बीच ये बातचीत अमेरिकी खुफिया विभाग ने इंटरसेप्ट की थी। इस बातचीत में तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई हमले में मारे गए 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों की तारीफ करते हुए कहा था, तहव्वुर हुसैन राणा ने, कि इन्हें निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। निशाने हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जिन आतंकवादियों ने मुंबई हमला किया, ये सर्वोच्च वहां का जो सम्मान वीरता वाला, इसको कहते हैं निशाने हैदर। उन आतंकवादियों को राणा के हिसाब से, तहव्वुर हुसैन राणा के हिसाब से, यह सम्मान दिया जाना चाहिए और यह पुरस्कार केवल शहीद सैनिकों को दिया जाता है, निशाने हैदर। 26/11 हमले के सबसे बड़े राजदार तहव्वुर हुसैन राणा से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का आज पहला दिन था। मुझे खबर अब यह मिल रही है कि आज की पूछताछ पूरी हो चुकी है। आज की पूछताछ अब पूरी हो चुकी है। पहले दिन राणा से पूछताछ के लिए 31 सवालों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें मुंबई हमले से जुड़े 11 सवाल, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 12 सवाल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 8 सवाल शामिल किए गए। एनआईए ने तहव्वुर हुसैन राणा से बिना किसी लाग लपेट के सीधे सवाल पूछे, जैसे कि मुंबई हमलों में तुम्हारी और हेडली की क्या भूमिका थी। यह हेडली को कह रहा था कि भारतीय ये डिजर्व करते हैं। अब इसको पता लगेगा ये क्या डिजर्व करता है। ये अपने आप को बीमार बता रहा था, इसका इलाज अब एजेंसीज करेंगी। लश्कर-ए-तैयबा से तुम्हारा क्या संबंध है? लश्कर ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी? ये वो सारे सवाल जो एजेंसियों की तरफ से पूछे गए। आज की पूछताछ पूरी हो चुकी है। तुम डॉक्टर से आतंकी कैसे बने? मुंबई हमले में आईएसआई किस तरह से शामिल था? लड़कों को आतंकी कैसे बनाते हो? और क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? ये सारे सवाल पूछे गए तहव्वुर हुसैन राणा से। 26/11 मुंबई हमले के बाद ये कहा जाने लगा था साहब कि इतने बड़े हमले को बिना किसी लोकल सपोर्ट के अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये कहा जा रहा था स्लीपर सेल
भारत के दुश्मन, भारत के गद्दार, भारत के सांप सपोले, बिना उनकी मदद के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। बाद में मुंबई हमले की जांच में यह बात सामने आई थी कि लश्कर के आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की रेकी के आधार पर 26 गैर हमले को अंजाम दिया गया। ठीक मुंबई हमले के करीब 1 साल बाद राष्ट्रीय हिंदू विशुद्ध परिषद ने दावा किया था कि मुंबई के कामा अस्पताल में एक आतंकवादी को मराठी भाषा में बात करते हुए सुना गया था, जिसकी खबर अखबारों में भी छपी थी। संगठन ने दूसरा दावा यह किया था कि 26/11 के आतंकवादी हमले में लश्कर के स्लीपर सेल ने मदद की थी। स्लीपर सेल, भारत के गद्दार। संगठन ने उस लश्कर आतंकवादी अबू जुंदाल का नाम लिया था जो महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला था, यानी वो मराठी अच्छे से बोल लेता था। अबू जुंदाल को दिल्ली पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार भी किया था। वही आतंकवादी डेविड हेडली ने मुंबई में कई स्थानीय लोगों से दोस्ती कर ली थी, जिसमें रसूखदार लोग भी शामिल थे। हेडली के दोस्तों में से एक का नाम था राहुल भट्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मशहूर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बेटे हैं। हालांकि राहुल और डेविड कोलमैन हेडली की दोस्ती बहुत कम समय के लिए थी। यह बात खुद राहुल भट्ट ने अपनी किताब हेडली एंड आई में लिखी है। इस किताब में उन्होंने क्या लिखा कि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेविड मुंबई किस लिए आया था। राहुल भट्ट ने दावा किया कि एक बार हेडली ने इशारों में किसी तबाही की बात जरूर कही थी, लेकिन उस वक्त वो हेडली की बात को समझ नहीं पाए थे। राहुल भट्ट ने किताब में ही दावा किया कि हेडली लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से, आकाओं से बातचीत के वक्त राहुल नाम का कोड इस्तेमाल करता था। इसलिए समझिए, तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण इसलिए भी बड़ी कामयाबी है, जिससे पता चल पाएगा कि मुंबई में लश्कर का स्लीपर सेल, देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है क्या नहीं है वो सब एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले भारत के गद्दार, भारत के स्लीपर सेल, उनकी भी पोल खुलना जरूरी कि लोकल सपोर्ट, स्लीपर सेल मतलब 26/11 के आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, उसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है।